कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, अखिलेश जैन हैं फाउंडर है टेक्निकल IQ से, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से, जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो 9136934065 पर अपने सवाल हमें भेजिए, हम सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत आज कर लेते हैं गोल्ड से, जहां पर तेजी से रिकवरी दिख रही है। अच्छी खरीदारी यहां पर लौटी है। 66,500 की तरफ अब बढ़ता जा रहा है सोना। मनोज जी बताइए, क्या लग रहा है सोने में, क्या करना चाहिए अब? नमस्कार यशमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे सोने में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और आज हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली है और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, तो उसके चलते साफ तौर पर सोने में सपोर्ट्स बने हुए हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। शाम के सत्र में अगर 66,100 150 के आसपास के भाव मिले तो फिर से यहाँ पे बाइंग की जो है रणनीति बना के चलना चाहिए। 65,850 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 66,550 का रहेगा और उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो 66,700 तक के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मनोज जी की राय है ये व्यू, लेकिन आपके लेबल्स में लगता है कुछ टाइपो एरर दिख रहा है मुझे। 63 हो गया है, तो जो खरीदारी करनी है 66,100 पे करनी है ना मनोज जी? जी जी। और जो 66 टारगेट है 66,550 का, और 66 यहाँ पे 65,850 का मुझे लगता है स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल। मैंने ओवरराइट किया है प्रोड्यूसर साहब से, एक बार गुजारिश है कि आप उस कॉल को वापस से दिखा दीजिए मनोज जी के जो लेवल्स है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 66,100 पे खरीदना है, 66,550 का टारगेट है और 65,850 का स्टॉप लॉस लगाना है। अखिलेश जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स आज क्या करें? शाम के सत्र में क्या दिख रहा है आपको, क्या करना चाहिए? ये दोनों ही प्रीशियस का जो मोमेंटम है, जैसे मनोज जी ने कहा कि तेजी का लग रहा है और फंडामेंटल्स भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आउटलुक लेके यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू को ही ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कॉमेक्स के अंदर जब तक भाव 2160 62 के लेवल्स के ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे हर घंटे पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लगता है कि भाव जल्दी से ही $2230 से $35 और नए हाइज बनाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है जब तक 2160 62 के ऊपर गोल्ड बना हुआ है। वहीं इंटरडे के लिए सिल्वर में थोड़ी भी गिरावट आती है 74,850 के आसपास, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 74,650 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 75,700 के आसपास और 76,100 तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह है मेरी। जी। काउंटर में खरीदारी की सलाह। अखिलेश जी की कॉल चांदी पर है, एक बार स्क्रीन पे कोशिश कीजिएगा, दिखा दें। चांदी खरीदारी की सलाह है 74,850 पे। टारगेट इन्होंने दिया है 76,100 का और 74,675 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर अखिलेश जी की ये राय है। और बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भाविक आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्रूड में क्या करना चाहिए आज? गुड इवनिंग विष्णु जी। जैसे आपने बताया कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा फंडामेंटल पॉजिटिव है, और अभी भी अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी इसराइल में भी जो गाजा का UN का रेजोल्यूशन आया है, आई थिंक इसराइल वो नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो क्रूड में है, आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जब तक आई थिंक 6500 के नीचे MCX में नहीं जाता है, तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर 68 से 6900 के एक अपसाइड टारगेट आ सकते हैं। आज के दिन की बात करें तो अगर कोई भी डिप मिलता है 67-80 के करीब तो बाय कर सकते हैं 68-80 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6740 का। 740 का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 6,880 का, और जो खरीदारी का लेवल है 6,780 के लेवल पे खरीदारी करनी है। आप बता दीजिए अखिलेश जी, क्रूड में आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो स्ट्रक्चर है चार्ट्स पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है काफी नीचे के लेवल से ही, और फंडामेंटली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है क्रूड को लेकर जो एनवायरनमेंट डेवलप है। तो मुझे लगता है कि यस, कोई भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे बाय करके ही काम करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये जो भाव है 7,000 के ऊपर एक दो सत्रों में देखने को मिलना चाहिए। तो कोई भी करेक्शन आता है 70-80 पॉइंट का तो वहां पे बाय करें। 6600 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 7,000 प्लस के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं।
जी। ओके, आप बताइए मनोज जी, क्रूड पर आपकी रणनीति क्या है? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है विश्वमोहन जी, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो ग्लोबल सप्लाई के कंसर्न है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कीमतों को। यहाँ पे 7,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो 95 के स्तर पर खरीदना चाहिए। 70 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में लक्ष्य 140 का रहेगा। अच्छी रणनीति है क्योंकि एक वोलेटाइल काउंटर है, कभी भी किसी साइड की मूव है तो 7,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन खरीदे, आपके लिए ज़्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं मस्टर्ड की। हमारे साथ वीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं, सीके। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, आप लोगों की डिमांड है कि नाफेड को जल्द से जल्द खरीदारी शुरू करनी चाहिए क्योंकि एमएसपी के नीचे काफ़ी समय से मंडियों में भाव चल रहे हैं सरसों के। और क्या कहना चाहेंगे, आपकी दलील क्या है? सी की तरफ से आप क्या बातें रखना चाहेंगे सर? किसान भाइयों ने तो अपना काम कर दिया। आज 100 लाख एकड़, 1 करोड़ एकड़ में मस्टर्ड बो दिया था और अच्छी फसल भी आ रही है। 120-125 लाख टन की फसल है। और अगर वो फसल अभी ला रहा है मार्केट में, तभी उनको सही दाम नहीं मिलेंगे तो डिस्करेज हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि भाई एमएसपी के भाव पे गवर्नमेंट परचेस करे, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी करे। अब मेरे ख्याल से चालू भी कर दिया है, पर सारे मंडियों में करना चाहिए। जितनी बड़ी मंडी है सब मंडी में बाइंग करना चाहिए ताकि वो सपोर्ट मिल जाए। हाँ जी सर, तो आप लोगों की डिमांड अच्छी है ताकि किसानों को बेहतर भाव मिलो। काफी समय से एमएसपी के नीचे, कम से कम एमएसपी पे तो वो बेच पाए। सर, बाकी तेलों का क्या हाल है? वहाँ आउटलुक क्या है? किस तरह की रिपोर्ट वहां से आ रही है सोयाबीन को लेकर, सनफ्लावर को लेकर और पाम को लेकर? देखिए, पाम टाइट चल रहा है और कभी हमने सोचा नहीं था कि पाम और सनफ्लावर एक ही भाव चले, और पाम महंगा हो गया है। मगर और आप देखें तो लास्ट एक महीने में $75-80 बढ़ोतरी हुई है। ये उनके एक रीजन ये भी है कि जो पाम का रिपोर्ट आ रहा है वो स्टॉक एट द लोएस्ट लेवल बोल रहा है। मगर एक चीज उसमें ये भी है, मलेशिया का तो स्टॉक का तो सही नंबर मिलता है, मगर इंडोनेशिया का नंबर कुछ मिलता नहीं है, सही नंबर नहीं मिलता है। तो अभी स्टॉक के बेस पे मार्केट चल रही है, पर एग्जैक्टली कितना स्टॉक है वो पता नहीं है। और सर एक और, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मेहता जी? नहीं, आप बताइए आगे। सर, मेरा एक सवाल था कि कंज्यूमर्स को लेकिन उस तरह का सस्ता तेल नहीं मिल पा रहा है जिस तरह के भाव नीचे है। इसके पीछे क्या वजह? क्या एमआरपी ज्यादा, जो कंपनियां हैं एमआरपी ज्यादा करके रखी हैं, इस वजह से कंज्यूमर्स तक उतना पास ऑन नहीं हो पा रहा है? नहीं, इतनी फेयर कंपटीशन है। और आप जितनी बड़ी कंपनी का अगर आप उठा के माल देखेंगे तो सब एमआरपी पे कोऑर्डिनेट, एमआरपी पे लोएस्ट एमआरपी पे आ गए हैं। तो मुझे आज होलसेल प्राइस में 105-110 पे मस्टर्ड क्या है 105 रुपया, तो रिटेल में उसमें 15-20% बढ़ेगा क्योंकि उसमें जीएसटी लगेगा, पैकिंग लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, रिटेलर का कमीशन लगेगा, होलसेलर का कमीशन लगेगा, तो 25 रुपया और बढ़ जाता है। तो मतलब 100 रुपए की कीमत 125-130 रुपया, और जो एमआरपी नॉर्मल रहती है 130-140 है। ये जो सब बड़ी कंपनियां हैं, पर हाँ कोई छोटी कंपनियां हैं वो अगर बड़े ये रख देते हैं हाई एमआरपी, तो उसमें कंट्रोल, अपने पास तो कंट्रोल है ही नहीं उसमें। पर मेजॉरिटी जो मेजर सप्लायर्स जो आज कंज्यूमर है वो है मेजर कंपनी है, उनको तो आप हम ये भी चेक भी करते रहते हैं कि भी क्या एमआरपी है, और बार बार हम लिखते भी है मेंबर को कि आप एमआरपी एक रीजनेबल लेवल पे रखिए ताकि कंज्यूमर चीटेड नहीं हो जाए। क्या होता है कभी छोटी दुकान में कंज्यूमर को एमआरपी पे बेच देते हैं दुकानदार, और उसमें हमारा कंट्रोल नहीं। हमारा कंट्रोल कहाँ तक है? होलसेलर्स तक, कि भाई आज एक कंपनी से माल निकला, डिपोटर होलसेलर के तो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूटर तक माल जाता है, तब तक भाव की कंट्रोल है। रिटेलर के पास वो एमआरपी कभी बेच दे तो जो आप बोल रहे हैं सही है, पर नॉर्मली इतनी फेयर कंपटीशन है। अगर आप डीमार्ट में जाए तो आप लोएस्ट रेट में आपको मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है डीमार्ट में, और डीमार्ट हर जगह है नहीं ना, वो तो केवल महानगरों तक, वो भी खास शहरों तक ही सीमित है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आज फेयर कंपटीशन चल रही है, ताकि ऐसा नहीं है। मगर हाँ, एकल दोकल में जो आप बोल रहे हो सही है, कंज्यूमर बिंग चीटेड। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा था, मैं दूसरी तरफ जा रहा था, फिर इस तरफ यहाँ पे इसलिए आया था कि अभी मैं राजस्थान के मंडी से आया हूँ, तो सुमेरपुर मंडी में गया था, तो वहां पे एक मिलर मुझे मिले थे। वो बोले कि वो 90 रुपए पे वो बेच रहे हैं। जो वहाँ के जो होलसेलर्स होंगे या जो
अपनी ब्रांडिंग लगा के बेचते होंगे, वो सीधा उन्हें तेल सप्लाई कर रहे हैं 90 रुपए प्रति लीटर, लेकिन कहीं बराबर। दिखता नहीं है कि 100 का एमआरपी हो या 110 का हाँ। हो। मैं सरसों हाँ। की बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी, नहीं आप जो बोले 90 रुपए का सही है। मेरा जैसे बताए 90 रुपए होलसेल के फैक्ट्री के, उसके बाद में जितना खर्चा है उसमें लगेगा, तो नॉर्मली 20 से 25 रुपया ये तो परसेंटेज में गिरे तो 25% का ऐड कर दीजिए। एक थंब रूल में चलता है, उसमें पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, रिटेलर का कमीशन, होलसेलर का कमीशन सब आ जाता है। तो अगर वो 90 रुपए बेच रहा है तो उसका मार्केट में 110, 115, 120 रुपए में उसका माल जाता होगा, और एमआरपी उनकी होनी चाहिए 130, 135 रुपए, सो दैट फ्लक्चुएशन होए तो उसको माल वापस नहीं करना लेके, क्योंकि आप एमआरपी चेंज नहीं कर सकते। एक दफा आपने प्रिंट कर दिया, बाद में एमआरपी चेंज नहीं कर सकते हैं, हाथ से चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए नॉर्मली लोग थोड़ा ऊपर ही एमआरपी रखते हैं। नहीं, एकदम उनका वो कहना था कि एकदम- फैक्ट्री गेट से वो 90 से 95 रुपए में बेच रहे हैं, और जो ग्राहक है उनको हाँ। भाव जो एमआरपी है वो 150 रुपए तक है, उनका ही कहना था ये। नहीं 150 में वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। इसके लिए हम तो एडवाइस अपने मेंबर को कर रहे हैं कि आप एक रीजनेबल लेवल पे एमआरपी रखिए। आज आप 90 रुपए का भाव आपका तेल होलसेल में जा रहा है तो 130 से 140 रुपए रखिए, ताकि वो चीटेड नहीं हो। बाकी थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होगा ही, क्योंकि एकदम टाइट एमआरपी रखेंगे और कल भाव बढ़ गया तो यह आप वो माल आप बेच नहीं पाएंगे, आपको कॉल बैक करना पड़ेगा हाथ से। और पहले अलाउ था कि हाथ से आप ये तो स्टिकर लगा के एमआरपी चेंज करते थे, अभी अलाउ नहीं है, वहाँ आप स्टिकर नहीं लगा सकते हैं, आपको कॉल बैक करना है। इसके तो सेपर साइड में थोड़ी एमआरपी ऊपर रखते हैं, पर 100 रुपया का माल है तो 130-40 ठीक है, 150-60 नहीं होना चाहिए। हम भी वही एडवाइस मेंबर को करते हैं कि रीजनेबल लेवल पे आप भाव रखिए, एमआरपी रखिए। शुक्रिया मेहता जी। लेकिन एक चीज तो है कि अगर 90-95 की के लिए अगर एमआरपी 50% ऊपर रखा जाए तो ये बिल्कुल जायज तो नहीं है। किसानों को भाव तो मिल नहीं रहे हैं, किसानों का बलिदान देकर कंज्यूमर्स को भी ठगा जा रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। और ये मेरा सवाल नहीं था, वो जो फैक्ट्री वाले थे जो प्रोसेस करते हैं उन्होंने खुद कहा था कि मैं 90-95 पे लोड कर रहा हूँ अपने फैक्ट्री से, लेकिन क्या वो मिल सही रहा है है। ग्राहक को? हो सकता है कि जो बड़े मार्जिन वाले बड़े ब्रांड वाले हो आपको सस्ता तेल दे देते होंगे, लेकिन एमआरपी अभी भी काफी ज्यादा, ये मानना पड़ेगा आपको सर। चलिए शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को राय रखी खाने के तेल मार्केट को लेकर। चलिए एक टेक ले लेते हैं मस्टर्ड को लेकर और सोयाबीन को लेकर। मनोज जी आप बताइए क्या लग रहा है, भाव आगे किस तरफ दिख रहे हैं आपको? विश्वमोहन जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो हमने इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेजुअल जो है रिकवरी आते हुए देखी, और जो सीबीओटी सोयाबीन वायदा है वो 1200 सेंट के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन की कीमतों में ग्रेजुअली जो है सुधार देखने को मिलेगा, और एक बार जो सीबीओटी का जो वायदा है वो 1270 1280 सेंट तक जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रेजुअल बढ़त की संभावना है। मस्टर्ड में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, अराइवल्स अभी बढ़ेंगे तो उसके चलते एक दायरे में कारोबार रह सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि जो सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पे ग्रेजुअली जो है वो ऑयल सीड्स में थोड़ा सुधार जो है जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्री मार्केट की बात कर रहे थे, कुछ एग्री के दर्शक के ही सवाल ले लेते हैं। उज्जवल कुमार है, हल्दी कीमतों पर इनको राय चाहिए। अखिलेश जी बताइए हल्दी में क्या हो रहा है? आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव जरूर दिखा है, लेकिन पॉजिटिव साइड ही बंद हुई है हल्दी। आगे क्या लग रहा है हल्दी में? देखिए, फंडामेंटली ऐसा कोई इशू नहीं है, बढ़िया ही लग रहा है हेल्दी। बट जो चार्ट है वो थोड़ा सा एक बार लग रहा है कि ड्यू टू अदर कमोडिटीज ऑल्सो एक साइडवेज सा इसने एक मूवमेंट बना लिया है। स्टिल मुझे लगता है कि भाव जब तक 16,900 के ऊपर बने हुए हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के, तब तक इसमें जो मूवमेंटम है वो प्लस का ही रहना चाहिए। घटे में यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है 16,900 के ऊपर। मुझे लगता है वापस से ग्रेजुअली भाव हाई की तरफ जाएंगे। तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आप नीचे मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वापस से ये मोमेंटम पकड़ेगा और ऊपर की तरफ नए हाइज बनने चाहिए हल्दी के अंदर। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है हल्दी के लिए जी। जी के साथ काम करें, ये सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। कृष्ण कुमार राज हैं अगले दर्शक। आगे हल्दी का भाव क्या होगा? क्या मौजूदा भाव बेचने के लिए सही समय है? मनोज जी क्या जवाब? मेरा मानना है कि हल्दी यहाँ पे जब तक 16,500 के स्तर के ऊपर है, अभी यहाँ पे बिकवाली करके नहीं चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। तो अभी जो एक रेंज समझ में आती है वो 16,500 से 18,400 की समझ में आती है।
ये रेंज में हल्दी का वायदा जो है अगले कुछ सेशंस के लिए बना रह सकता है। अगले दर्शक है गौतम है, धनिया और नेचुरल गैस, इन दोनों पर राय चाहिए। अखिलेश जी बताइए इनको क्या करना चाहिए गौतम जी को। नेचुरल गैस बेसिकली कल एक्सपायरी था, तो थोड़ा प्रीमियम पे या गैप अप बाजार थोड़ा ओपन हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइसेस को थोड़ा सेटल होने का वेट करना चाहिए। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा वैल्यू खो चुका है, ऊपरी भाव से काफी प्राइसेस निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल भाव के रेफरेंस से यहाँ पर 1.68 के ऊपर भाव आता है, तो नेचुरल गैस में फिर वहां पे खरीदारी करनी चाहिए, तो वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स में अराउंड 158 159 के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। वहीं धनिया में अभी लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का अभी और लाइक दौर चलना चाहिए। जब तक भाव 81 8200 के नीचे है तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले सत्रों में प्रेशर देखा जा सकता है, और भाव 73 और ज्यादा नीचे फिसल सकते हैं। तो 81 82 के नीचे यहाँ पर अब बिकवाली की सलाह है धनिया के अंदर। वहीं नेचुरल गैस में एक स्पेसिफिक लेवल 1.68 या 160 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी करनी चाहिए जी। अगले दर्शक है प्रमोद है, पुणे से। मनोज जी आपके फॉलोअर है, ये जानना चाह रहे थे कि ग्वार सीड में क्या लग रहा है, किस तरफ क्या अनुमान है ग्वार सीड को लेकर। आज तो काफी गिरावट दिखी ग्वार में, बताइए मनोज जी। एक अहम सपोर्ट लेवल था 5110 का, जो हमने टूटते हुए देखा है, तो हमारा मानना है कि आने वाले कुछ सेशंस में यहाँ जो गिरावट है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, और वर्तमान लेवल से भी लगभग 101 रुपए की गिरावट और यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन है तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे आगे भी प्रेशर जो है कीमतों में बना रह सकता है। था प्रमोद जी का। मनोज जी फटाफट से बता दीजिए, क्या चांदी 72,000 रुपए तक आएगी क्या? 3,000 रुपए का करेक्शन दिख रहा है क्या आपको चांदी में? मुझसे सवाल? जी जी, आपके ही फॉलोअर है वो। नहीं, इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में 24 से 24.20 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और भारतीय बाजारों में भी 73,500 से 73,800 की रेंज में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। तो इवन 74,000 के आसपास भी भाव मिले तो यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ज्यादा गिरावट चांदी में यहाँ से जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। चलिए एक बार फिर से मस्टर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अजय झुनझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट है सीके और कारोबारी भी है। अजय जी बताइए मस्टर्ड को लेकर आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है, क्योंकि मस्टर्ड के भाव काफी समय से एमएसपी के नीचे हैं, किसानों को बेहतर भाव तो मिल नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में चुनिंदा जगहों पे अब धीरे धीरे कुछ राज्यों में अब मस्टर्ड की एमएसपी पे खरीदारी शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मस्टर्ड का जो स्टॉक कैरी ओवर है वो लगभग 15 लाख टन का है, जिसमें 9 लाख टन नेफेड के पास है, बाकी इंडस्ट्री में है। और इस साल जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी है, जैसा लोग इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं वो 115 लाख से 125 लाख टन के बीच में है। एससीए अपना जो है वो 3 तारीख को जो हमने अपना क्रॉप सर्वे कराया है वो 3 तारीख को हम प्रेस रिलीज करेंगे उसका। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी क्रॉप होने पर जो क्रशिंग के लिए अवेलेबल मस्टर्ड है वो करीब 135 लाख टन है, ओके विच इज सब्सटेंशियल। ओके। तो अब इसमें डिमांड हमारी ये है कि अगर हम चाहते हैं कि फार्मर को एमएसपी कम से कम एमएसपी जरूर मिले, तो उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो नेफेड की खरीद एग्रेसिव होनी चाहिए, जो कम से कम 20 से 30 लाख टन होनी चाहिए। नेफेड जैसा कि अनुमान था कि 25 मार्च से स्टार्ट करेगी, अभी कोटा वगैरह में उसने स्टार्ट किया है, बट अभी जयपुर वगैरह या और सेंटर्स एग्रेसिवली लेने में तैयारी नहीं है। ओके हो सकता है 1 अप्रैल से ले। ओके अब मेरा ये कहना है कि एक चीज तो नेफेड को काफी माल लेना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट एक और है कि अगर सरकार चाहती है क्रश हो, तेल अवेलेबल हो, तो उसके लिए 40% 42% तेल है, बाकी इसमें खल है। ओके जो खल है उसको कैसे हम डिस्पोज करें, अगर वो डिस्पोज नहीं होगी तो क्रशिंग सॉल्वेंट प्लांट वाले या जो तेल मिल वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, अगर खल का भाव अच्छा नहीं मिला। अब खल इंडिया में इतनी खपत नहीं होती है, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है। पिछले साल करीब 30 से 35 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ कोरिया और अदर कंट्रीज में। उस एक्सपोर्ट को अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारी क्रशिंग अच्छी होगी, और मेन क्रशिंग अच्छी होगी तभी तेल मिलेगा। क्रॉप होने से तेल नहीं मिलेगा जब तक क्रशिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हमको एक्सपोर्ट इंसेंटिव या खल के भाव ज्यादा रखने पड़ेंगे। खल के भाव अगर ज्यादा होंगे तो सीड के भाव अगर एमएसपी पर भी हैं तो भी किसान को अच्छे पैसे मिलेंगे। ओके, शुक्रिया अजय सर, आपने वक्त निकाला
वक्त थोड़ा कम है, कुछ हमारे दर्शक है जो लगातार सवाल भेज रहे हैं, आगे आपसे इस पर और चर्चा करते हम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और दर्शक है, मनोज सिंघल हैं। गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर दिया है 65,930 रुपए पे, अब भाव आ चुका है 66,400 के ऊपर। भाविक आप जवाब दीजिए, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे इस शॉर्ट पोजीशन में क्या करना चाहिए मनोज जी को? और देखिए, आई थिंक थोड़ा भी नीचे आता है तो उनको निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे अगर लग रहा है तो आई थिंक फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साइड से पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ओवरऑल ज्यादा करेक्शन आ सकता है। तो आई थिंक आज का जो हाई है 66,500 का, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे अगर 66,150 के करीब अगर आता है तो वो पोजीशन निकाल दीजिए। ये सलाह आपकी है भाविक जी की कॉल भी है, एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। मैं वो लेवल्स वापस से भाविक के दोहरा देता हूँ। 66,220 पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 66,550 के टारगेट के लिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ चांदी पर हैं, नाम है लखन भंडारी, मध्य प्रदेश से। चांदी की कीमतों में आगे तेजी या मंदी, बताइए अखिलेश जी, इनको क्या जवाब देंगे लखन भंडारी जी को? ये जो ओवरऑल मोमेंटम है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में तेजी का है। हालांकि यहाँ पर एक बार लग रहा है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज एक हैवी रैली के कारण साइडवेज में अंदर 26.50 एक अहम लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर चांदी निकलेगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी आने में दिखेगी फ्यूचर के अंदर। तब तक यहाँ पे मोटा मोटा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है साइडवेज रहना चाहिए, और नीचे में $24 से $26.5 के बीच में हमको भाव देखने को मिलने चाहिए। वहीं एमसीएक्स के अंदर अगर देखें तो ऊपर का जो कैप है वो 76,200 के आसपास का लग रहा है अभी, और नीचे में अराउंड 73,000 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 3-1 हजार की रेंज में चांदी का भी मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। ओके। अगले दर्शक हैं सीबी गीते हैं, आज सिल्वर में क्या करे, बाई और सेल? आप बताइए मनोज जी, क्या सलाह देंगे इनको? यहाँ पे शाम के सत्र में यूएस के डेटा है विश्वमोहन जी, और अगर वो समय थोड़ा डिप मिलता है कहीं भी 74,600-700 के आसपास, तो वहां पे फिर एक बार बाय किया जा सकता है। 74,220 का स्टॉप लॉस लगा इंट्राडे के लिए। ऊपर में 75,600-700 के स्तर मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली कर ले। अगले दर्शक है हमारे साथ सुनील हैं, ये कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं अगले महीने के लिए। मनोज जी बताइए क्या आउटलुक है आपका? कॉटन में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी। अगर हम आइस वायदा की बात करें तो वहां पे जो रेंज है वो 88 सेंट से 95 सेंट के दायरे में बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि अगले कुछ सेशंस के लिए ये रेंज बनी रह सकती है। यहाँ पे एमसीएक्स का जो 31 मई का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे हमारा मानना है कि 61,500 से 63,500 का जो रेंज है वो अगले कुछ सेशंस के लिए रह सकता है। तो अभी यहाँ पे साइडवेज जो मोमेंटम है वो बना रह सकता है कॉटन की कीमतों। मेटल्स की चाल देख लेते हैं। मेटल्स में आज रिकवरी कुछ काउंटर्स में दिख रही है, आप बताइए क्या करना चाहिए कॉपर की इस रिकवरी में? अखिलेश जी क्या सलाह देंगे? देखिए, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट की रणनीति रखनी चाहिए कॉपर में 762 के नीचे। मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली भाव वापस से 750 152 के रेंज में आने चाहिए, बट वो एक अच्छा मौका होगा वापस से एक बार बाइंग करने का। तो एक बार टेम्पररी हो सकता है 8-10 रुपए का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले, बट ओवरऑल जो मूवमेंट है कॉपर में भी प्लस है। तो 751 752 के आसपास खरीदारी करेगा पोजिशनल ट्रेडर है। हाल फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 762 के ऊपर कैसल्स। जी, आपको बेचने की सलाह, जब 6-7 रुपए नीचे आ जाए फिर यहां पर खरीदारी की पोजीशन कर बना सकते हैं। तो पोजीशनल जो नजरिया है, अभी भी तेजी का नजरिया है कॉपर में, तो वापस से यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। भाविक आप बताइए कॉपर में क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी कॉपर में जैसे बताया कि आई थिंक थोड़ा डिप्स मिलता है तो बाई करना चाहिए। हालांकि ऊपर 762 763 है, मुझे लग रहा है थोड़ा सप्लाई जोन जरूर से है, बट आज के दिन अगर डिप मिलता है 756 के करीब तो वापस से बाय कर सकते हैं 762 के टारगेट के लिए, और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 752 का। अगले दर्शक का सवाल है, जीरे पे नाम नहीं भेजा इन्होंने कि जीरा में क्या करना चाहिए। मनोज जी बताइए जीरा में क्या करें? आज 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी है, आगे और गिरावट दिख रही है क्या आपको, या यहां से खरीदारी करें? नहीं, अभी यहाँ पे खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि कोई सस्टेनेबल यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। गत सप्ताह भी हमने यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई। तो यहाँ कहीं भी कीमत अगर 24,000 के आसपास मिलती है तो फिर से बिकवाली कर सकते हैं अप्रैल वायदा में। एक स्टॉप लॉस जो रखना है यहाँ पे
24,200 का रखना है। 23,850 से 24,000 के रेंज में सेल कर सकते हैं। नीचे में हमारा मानना है कि 23,000 तक के स्तर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी आखिर में छोटा जवाब ग्वार पर दे दीजिए, 2% की गिरावट दिखी, आगे क्या करें? अखिलेश जी। अभी डाउन साइड ही लग रही है। जैसे मनोज जी ने कहा कि अराउंड 100 से 125 पॉइंट का भी यहाँ पे और डाउन साइड रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी शॉर्ट टर्म में जो भाव है वो 5300 के ऊपर जाएंगे। तो कोई भी उछाल मिलता है तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे सेल करने का रहेगा। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव यहाँ पे 5050 से लेकर 4925-30 के रेंज के आसपास मिलने चाहिए। ओके, तो सेल कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। ओके, जी शुक्रिया अखिलेश जी आपका, भाविक, मनोज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।